बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक और ऑर्गेनेल डिस्कस करने वाले हैं और ये है सेंट्रियोल। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं सेंट्रियोल के बारे में। तो सेंट्रियोल को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है सेंट्रियोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि सेंट्रियोल क्या होता है। तो सेंट्रियोल की डिफिनीशन कुछ इस तरह है। सेंट्रियोल और स्मॉल सेंट्रियोल क्या होता है? छोटा सिलेंड्रिकल मीन्स ट्यूब लाइक नालीनुमा सेल ऑर्गेनेल। सेंट्रियोल क्या है? छोटा सा ट्यूब लाइक सेल ऑर्गेनेल होता है, सीन नियर द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ यूकारियोटिक सेल, जो कि दिखाई देता है न्यूक्लियस के करीब साइटोप्लाज्मिक एरिया में यूकारियोटिक सेल का। कौन से यूकारियोटिक सेल? ईजी एनिमल सेल। ये ज़्यादातर एनिमल सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। और कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो यूनिसेलुलर हैं, प्रोटोजोवन हैं, उसके अंदर ये एब्सेंट भी होता है, जैसा कि अमीबा हो गया। नॉन सिलिएटेड प्रोटोजोन जो होते हैं अक्सर उनके सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। बाकी जितने भी हायर एनिमल है उनके बॉडी के अंदर ये मौजूद होता है। एंड लोअर प्लांट, और इसके अलावा कुछ लोअर प्लांट्स भी हैं, उनके बॉडी के अंदर भी ये पाया जाता है, जैसा कि मोसेस एंड लीवरवोर्ट्स। मोसेस और लीवरवोर्ट्स क्या हैं? ये ब्रायोफिटिक प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर भी ये पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं और टिरिडोफाइट वगैरह ये चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अब यहाँ पे इतना याद रख लें कि ये लोअर प्लांट से क्या मुराद है। यहाँ पे लोअर प्लांट से मुराद हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को आगे जब डिवाइड किया जाता है तो उसमें ये मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स वगैरह मौजूद हैं। अच्छा, तो ये हो गया इसका सिंपल सा डिफिनीशन। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इसका डिस्कवरी देखते हैं कि किसने फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रियोल को डिस्कवर किया था। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड वान बेंडन। बाई एडवर्ड वान बेंडन इन 1887 में सबसे पहले इन्होंने सेंट्रियोल को डिस्कवर किया था, और इसने जो नाम दिया था उसको, उस वक़्त सेंट्रियोल को, वो नाम था एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज का नाम उन्होंने दिया था उस दौरान। अच्छा, तो ये हो गया इसका डिस्कवरी। बाद में इसका नाम एक और साइंटिस्ट ने चेंज कर दिया, और उसका नाम क्या था? बाई टी बोवेरी। यहाँ पे टी मतलब थियोडर बोवेरी। थियोडर बोवेरी उसका नाम था। इन्होंने 1888 में फिर इस एस्ट्रल रेस को रिप्लेस करके इसको नाम दे दिया सेंट्रियोल। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका नेम। अब थर्ड वन, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट वन साइज़ डिस्कस करते हैं कि इसका साइज़ क्या होता है। तो अगर सेंट्रियोल का लेंथ देखा जाए तो ये 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि एक सेंट्रियोल है, तो इसका अगर पूरा लेंथ देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना होता है? ये होता है 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक। और इसका अगर डायमीटर देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फासला देखा जाए डायमीटर, तो ये 0.2 माइक्रोमीटर होता है। तो ये हो गया इसका साइज़। अब आते हैं नेक्स्ट वन, इसके नंबर की तरफ कि ये तादाद में कितने होते हैं। तो ये 1 पेयर में होता है। सेंट्रियोल जो होते हैं ये एक जोड़े की शक्ल में मौजूद होते हैं बिफोर द डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न में नहीं होता, डिवीज़न वाले स्टेट में नहीं होता, तो उस दौरान इसके अंदर ये एक पेयर मौजूद होता है। लेकिन जब वो डिवीज़न की तरफ आगे चला जाता है फिर ये पेयर रिप्लिकेट होता है। तो इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल इट्स नंबर इज़ ओनली 1 पेयर। नेक्स्ट वन आते हैं और पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर हम डायग्राम के ज़रिए पूरा डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो चलिए अब इसका डिस्कशन करते हैं स्ट्रक्चर का डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर चंद चीज़ें हैं, उनको भी हम स्टार्ट में डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है एक सेल। ये हो गया एक सेल, और सेल का ये पोर्शन क्या कहलाता है? यहाँ पर ये रेड डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस वन रिप्रेजेंट न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के करीब यहाँ पर दो छोटे छोटे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम दिया जाता है सेंट्रियोल। तो यहाँ पर ये हो गया ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या कहा जाता है? ये पेयर की फॉर्म में होते हैं सेंट्रियोल।
अच्छा, अब सेंट्रियोल दोनों जो होते हैं एक दूसरे से तकरीबन 90 एंगल पर ये एक दूसरे के साथ लोकेटेड होते हैं, पड़े होते हैं। अगर इनके बीच में एंगल देखा जाए, एक इस साइड पे पड़ा हुआ है, एक इसके परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, तो इनके बीच में एंगल कितना होता है? ये तकरीबन 90 डिग्री पर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं। अब इसके इर्द गिर्द, इन दो सेंट्रियोल के इर्द गिर्द कुछ स्पेशलाइज साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो मैंने एनसर्कल कर दिया है। इस स्पेशलाइज साइटोप्लाज्म को नाम दिया जाता है सेंट्रोस्फीयर। इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोस्फीयर। इसको सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है, या सेंट्रोस्फीयर के अलावा इसके लिए एक दूसरा नाम भी यूज़ किया जाता है, काइनोप्लाज्म। काइनोप्लाज्म। तो ये दो नाम इसके लिए यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर देखो आगे क्या होता है। काइनोप्लाज्म और ये दो सेंट्रियोल्स जो हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इन दोनों को कोलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? इन दोनों को कोलेक्टिवली नाम दिया जाता है सेंट्रोसोम। इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम। मतलब काइनोप्लाज्म और या सेंट्रोस्फीयर जो है और सेंट्रियोल, इन दोनों को क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम के अलावा इनको एक अनदर नाम भी दिया जाता है डिप्लोसोम। डिप्लोसोम्स भी इसको कहा जाता है। डिप्लोसोम के अलावा इसके लिए एक थर्ड नाम भी दिया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। इसको MTOs का नाम भी दिया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का नाम भी इसको दिया जाता है। तो ये तीनों नाम आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चंद पॉइंट थे इब्तिदा में। अब आते हैं और इस एक सेंट्रियोल को बाहर निकाल देते हैं, और इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये क्या हैं? ये 3 सर्कल्स जो मैंने बना दिए हैं, ये है 3 माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें एक को कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल A, दूसरे को कहा जाता है B, और थर्ड वन जो होता है वो होता है C। तो A माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, और C माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये पेरिफेरी की तरफ डायरेक्टेड होता है। यहाँ पे अगर इनको बाहर निकाल दिया जाए तो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल A, इसको A से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। ये 13 प्रोटोफिलामेंट से बनता है। प्रोटोफिलामेंट क्या होते हैं ये मैंने साइटोस्केलेटन वाले चैप्टर में आप लोगों के लिए डिस्कस किया था, और इसका कंपोजिशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर इनके बारे में आप लोगों को जानकारी ना हो तो पहले वो वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। अब इसके बाद ये B और C माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं, इनका स्ट्रक्चर पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता। ये 10 प्रोटोफिलामेंट से बने होते हैं। ये B माइक्रोट्यूब्यूल भी 10 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है, और C माइक्रोट्यूब्यूल भी 10 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है, और इनका शेप होता है C शेप लाइक। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इनकम्प्लीट सर्कल है। तो ये तीनों जब अरेंज हो जाते हैं तो ये बनाते हैं ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इस स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का नाम देते हैं। तो ये हो गया ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल में 9 होते हैं। यहाँ पे हम काउंट करते हैं। दिस वन इज फर्स्ट वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 की तादाद में होते हैं। और एक ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का C माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल के A ट्यूब्यूल के साथ अटैच होता है। यहाँ पर ये क्या है? एक ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है। इसमें ये है ट्यूब्यूल A, B एंड C। तो इसका ये C ट्यूब्यूल एक प्रोटीन के धागे की हेल्प से दूसरे ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल के A ट्यूब्यूल के साथ अटैच होता है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा C एंड A।
تو یہ جس پروٹین کے داغے کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اے سی لنکر پروٹین. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اے سی لنکر پروٹین. اے سی لنکر پروٹین. یہ آپ لوگ اس کو سی اے لنکر پروٹین بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اس کو یہاں سے کاؤنٹ کر رہے ہیں مطلب اے ٹو سی تو یہ ہو جائے گا اے سی لنکر پروٹین. اگر سی کی طرف سے کاؤنٹ کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا سی ٹو اے لنکر پروٹین. اچھا، تو یہ سارے 9 ٹرپلیٹ آف مائکروٹیبیول اس اے سی لنکر پروٹین کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اس کا سی اس کے اے کے ساتھ، اسی طرح اس کا سی اس کے اے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اچھا، تو یہ تو ہو گیا یہ پیریپرل ریجن، اور اس پیریپرل ریجن میں یہ مائکروٹیبیول کا ارینجمنٹ کچھ اس طرح ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس سینٹرل ریجن میں کوئی مائکروٹیبیول نہیں ہوتا ہے. یہاں پر ایک پروٹینیشیس ٹیوب لائک سٹرکچر موجود ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے سینٹرل ہب. یہ پروٹینیشیس ٹیوب لائک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہب کہا جاتا ہے، اور یہ ٹیوبولین پروٹین سے نہیں بنا ہوتا، مطلب یہ مائکروٹیبیول نہیں ہے. اب یہ سینٹرل ہب جو ہیں یہ بھی پروٹین کے داغوں کی ہیلپ سے کس چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے؟ ٹریپلیٹ آف مائکروٹیبیول کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور ان سے 9 تھریڈ لائک سٹرکچر ایرائز ہوتے ہیں. یہاں پر اس ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہوں گے. ان 9 تھریڈ لائک سٹرکچر کو کہا جاتا ہے ریڈیل سپوک، اور یہ بھی پروٹین سے بنے ہوتے ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے ریڈیل سپوک. تو یہ ہو گئے ریڈیل سپوکس. اب یہ ریڈیل سپوکس جب آگے چلے جاتے ہیں اور مائکروٹیبیول کے اے ٹیبیول کے ساتھ اٹیچ ہونے سے پہلے یہاں پر اس کی باڈی تھوڑی سی تھک ہو جاتی ہے. یہاں پر اس کا ایک موٹا سا ریجن ہوتا ہے، اور اس موٹے سے ریجن کو کہا جاتا ہے ایکس باڈی. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایکس باڈی. اور یہ ایکس باڈی جب بن جاتی ہے پھر نیرو ہو جاتی ہے اور آگے کنیکٹ ہو جاتی ہیں اے ٹیبیول کے ساتھ، اے مائکروٹیبیول کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتی ہے. اچھا، تو ایک ارینجمنٹ تو اس کا کچھ اس طرح ہوتا ہے. اب یہ ایکس باڈی جو ہے اس سے پھر ایک داغا نما ایرائز ہو جاتا ہے، ایک داغا نما پروٹین ایرائز ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ایک ریجن میں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا تھک ہو جاتا ہے، اور اس تھک پروٹینیشیس سٹرکچر کو ہم نام دیتے ہیں وائی باڈی. اس کو وائی باڈی کہا جاتا ہے. اور یہ وائی باڈی پھر آگے ایک اندر ایکس باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. یہ ایک اندر ایکس باڈی ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ وائی باڈی پیچھے کی طرف اے سی لنکر کے ساتھ بھی ایک پروٹین کے داغے کے تھرو اٹیچ ہوتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ایک پروٹین تھریڈ ہے. شارٹ کٹ میں نے لکھ دیا پی ٹی، پروٹین تھریڈ. تو اس کا ارینجمنٹ کچھ اس طرح ہوتا ہے. اچھا، تو یہ ہو گیا اس کا مڈل پورشن. یہ سارے سینٹرل ہب جو ہو گیا، اس کے علاوہ ریڈیل سپوکس، ایکس باڈی، وائی باڈی، اے سی لنکر، یہ سارے سٹرکچر پروٹین کے بنے ہوتے ہیں. یہ سارے داغی نما سٹرکچر پروٹین کے بنے ہوتے ہیں. اچھا، تو 9 ٹریپلیٹ آف مائکروٹیبیول کے علاوہ اس کے اندر 9 ایکس باڈیز بھی ہوتی ہیں. آپ لوگ اس ڈائیگرام میں سارے کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اگر یہاں سے ہم سٹارٹ لے لیں یہ ہو جائے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 یہ بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح 9 اس کے اندر وائی باڈیز بھی ہوتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہر ایک مائکروٹیبیول جو ہوتا ہے، ٹرپلیٹ آف مائکروٹیبیول جو ہوتا ہے، اس کے ٹپ پہ یا ایپکس ریجن میں یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ایک ڈینس الیکٹران باڈی پائی جاتی ہے. یہاں پر ایک الیکٹرانز ڈینس باڈی پائی جاتی ہے، ڈینس باڈی. اور اس الیکٹران ڈینس باڈی کو ہم نام دیتے ہیں، اس کا ایک اسپیشل نام ہے میسیول. اس کو میسیول کہا جاتا ہے، میسیول. یا اس کے لیے ایک اور نام بھی استعمال کیا جاتا ہے، پیری سینٹریولر سیٹلائٹ اور باڈی. پیری سینٹریولر باڈی اور پیری
सेंट्रियोलर सैटेलाइट इसको कहा जाता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल में ये मेस्यूल हेल्प करता है। बुक्स में अगर देखा जाए तो इसके बारे में लिखा गया है कि मेस्यूल जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल के न्यूक्लिएशन में हेल्प देता है। न्यूक्लिएशन मींस फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को हम न्यूक्लिएशन का नाम देते हैं। अच्छा, तो स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया क्योंकि ये चीज़ें आसान भी है और ज़रूरी भी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप लोगों के बुक में उतना डिटेल मौजूद नहीं है। अच्छा, तो ये तो हो गया सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वन आते हैं और इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं कि ये सेंट्रियोल काम क्या करता है। तो फर्स्ट वन फंक्शन इसका ये है कि ये सेल डिवीज़न में हेल्प देता है। आप लोगों ने सेल डिवीज़न में स्पिंडल फाइबर देखे होंगे, ये सारे स्पिंडल फाइबर, इसके अलावा क्लीवेज फरो की फॉर्मेशन, ये कौन तय करता है, इनका ये किस चीज़ के थ्रू कंट्रोल होते हैं या इनका फॉर्मेशन किस चीज़ के थ्रू होता है, ये सेंट्रियोल के थ्रू होता है। इसके अलावा सीलिया और फ्लिजेला जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी सेंट्रियोल की मदद से ही बनते हैं। आगे इसके ऊपर डिटेल टॉपिक आने वाला है सीलिया और फ्लिजेला के ऊपर, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रियोल इसकी फॉर्मेशन किस तरह करता है। अच्छा, तो सीलिया और फ्लिजेला का फॉर्मेशन भी इन सेंट्रियोल के थ्रू ही होता है। लास्ट में उन्होंने एक टिडबिट दिया हुआ है बुक में, टिडबिट में वो लिखते हैं कि हायर प्लांट जो होते हैं उनमें ये सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो हायर प्लांट में जब सेंट्रियोल एब्सेंट होता है तो सेल डिवीज़न के दौरान फिर साइटोप्लाज्म में स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा, यहाँ पर तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो उन्होंने टिडबिट में दिया हुआ है कि हायर प्लांट जो होते हैं उनके सेल्स का जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, उस साइटोप्लाज्मिक एरिया में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहा जाता है गामा ट्यूबुलिन। ये गामा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है, इस गामा ट्यूबुलिन प्रोटीन की हेल्प से आगे क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूक्लिएशन आप लोग कहें या फॉर्मेशन कहें, बस ये एक ही बात है, सॉरी, न्यूक्लिएशन कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ दी या असेंबलिंग ऑफ दी माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन बनना, इसको कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन। और फिर माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन के बाद क्या होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं जो कि आगे सेल डिवीज़न में हेल्प देता है। स्पिंडल फाइबर, यहाँ पर ये गामा ट्यूबुलिन प्रोटीन इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जिन माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल बनता है आम यूकारियोटिक सेल में, वो उसकी कंपोजिशन कौन से ट्यूबुलिन प्रोटीन से होती है, वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। अगर आप लोगों को मालूम ना हो तो वो लेक्चर आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए। अच्छा, तो ये था सेंट्रियोल, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीलिया एंड फ्लैजेला पढ़ेंगे।